हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज से हम भाई लेकर आए हैं आपको रफ्तार सीरीज, और रफ्तार सीरीज में हमने प्लान किया है कि भाई हम आपके लिए अब कोई एक सब्जेक्ट को भी क्या करेंगे, धीरे धीरे फिनिश करेंगे, क्योंकि काफी एग्जाम आ रहे हैं। यूपी पीसीएस आ रहा है, आरओ एआरओ आ रहा है, साथ ही साथ कुछ दिन में बीईओ का भी नोटिफिकेशन आने वाला, लोअर पीसीएस का भी आने वाला है, रेलवे के भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, एनटीपीसी वगैरह, ग्रुप डी वगैरह। यो तो पॉलिटी से भाई साहब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस का जब हम नाम लेते हैं, जीके का नाम लेते हैं, पॉलिटी में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैक्सिमम एग्जाम में पॉलिटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एसएससी में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीडी का एग्जाम आने वाला है, वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सब लोग तैयार हो जाइए। रफ्तार सीरीज की आज पहली क्लास आपके लिए स्टार्ट करेंगे, और फोकस के साथ पढ़ना। हमने एनसीईआरटी को भी शामिल किया, अन्य स्टैंडर्ड बुक को भी क्या किया है, शामिल किया है। यहाँ हम देखो, ये मैंने पहले ही लिख दिया है, यहाँ हम गहन अध्ययन के साथ चलेंगे आगे की ओर, और सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी। बेसिक सी बात मैं करता हूं भाई, संविधान पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो भाई संविधान की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। पॉलिटी अगर हम पढ़ें और संविधान की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं कर सकता। और उसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे भाई, बैकग्राउंड करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि भाई जो संविधान बना था, भारत का संविधान बना था, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब कह सकते हो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी भारत में संविधान को बनाने के लिए। तो इसमें डिस्कशन करेंगे। आप सबको पता है भारत में मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया था, तुर्कों ने आक्रमण किया था। जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं हम लोग, साथ ही साथ अंग्रेजों ने आक्रमण किया, डचों ने आक्रमण किया, डेनिस ने आक्रमण किया, नहीं समझ में आ रही बात। और इन लोगों ने भारत पर क्या किया, डचों और वो भारत पर क्या किया भाई, शासन किया। पुर्तगालियों ने भी किया। अगर पश्चिमी देशों में बात करें तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनमार्क, इन देशों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। तो हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले, और बात करेंगे आपसे कि भाई भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब आई थी। वो आई थी 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। 1599 में वहां पे महारानी के समक्ष इन लोगों ने क्या रखा था, एक प्रस्ताव रखा था। और उस समय महारानी एलिजाबेथ थी। कौन सी थी भैया, महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इस चीज को भी आप लोग याद रखना, महारानी कौन थी भैया, एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि भाई हमें पूर्वी देशों की तरफ क्या करना है, व्यापार करना है। जब हम यूरोप से बात करते हैं तो इंडिया और एशिया जो है वो पूर्व में पड़ता है। तो चाहे चीन हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे छोटे छोटे हिंद महासागर के द्वीप हो, जहां फिलीपींस, जहां पश्चिमी देशों का क्या था, कब्जा था, ये पूर्वी देश बोले गए। तो इन्होंने प्लान किया कि भाई हमें पूर्वी देशों की ओर क्या करना है, व्यापार करना है। तब 1600 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी ने रानी ने कंपनी को क्या दे दिया, 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की इजाजत दी थी। इसमें अगर मैं बात करूं कि भाई भारत में क्या इस कंपनी से पहले भी कोई और आ चुके थे, तो बिल्कुल आ चुके थे। रॉल्फ फिंच, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसीलिए आप लोग कतई भी यहां भूल ना करिए। यहाँ क्वेश्चन क्या बनते हैं भाई, यहाँ बनते हैं कि रॉल्फ फिंच जो था कब आया, 1585 में, किसके शासनकाल में आया। तो आपका जवाब होना चाहिए अकबर के शासनकाल। अकबर के समय दो व्यक्ति आए थे, एक रॉल्फ फिंच और एक जॉन मिल्डेन। ये आपसे इतिहास में भी पूछ लेगा। या हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे इतिहास में भी इसके बारे में पूछा जाएगा। तो दो व्यक्ति 1585 और 1599 में, अकबर का समय था यहाँ भारत में, और ये दोनों क्या थे, अंग्रेज थे। उसके बाद में 1608 में विलियम हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने इसे मनसबदारी भी दी थी। इसने जहांगीर को अफीम वगैरह अन्य चीजें भी भेंट की थी, घड़ियां वगैरह भेंट की थी। जहांगीर ने खुश होकर के इसे मनसबदारी दे दी। फिर यहाँ 1615 में थॉमस मुनरो आया था भारत में। तो ध्यान रखना, दो रॉल्फ फिंच और जॉन मिल्डेन आए थे अकबर के शासनकाल में, और विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो आए थे भैया जहांगीर के काल में। हॉकिंस 1608 में आया और थॉमस रो कब आया भाई, 1615 में। धीरे धीरे अंग्रेजों का भारत में आना क्या हो गया भाई, और स्टार्ट हो गया।
और यही इस समय डच और फ्रांसीसियों का क्या चलेगा भाई, डच और फ्रांसीसी कंपनी आपस में क्या करेंगी, झगड़ा करेंगी। तो इनका झगड़ा भी एक तरफ चल रहा था। तो देखो इनका झगड़े में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया बेदरा के युद्ध की। पूछ लेगा बेदरा का युद्ध किन किन के बीच हुआ, आपका जवाब होना चाहिए डच और अंग्रेजों के बीच। जीत किसकी हुई, जीत हुई भैया अंग्रेजों की। किसकी जीत हुई, अंग्रेज इसमें जीते थे और भारत से डचों को 1759 के युद्ध में क्या कर दिया, बाहर कर दिया। उसके बाद बॉन्डीवॉस का युद्ध होगा। ये बॉन्डीवॉस का जो युद्ध है भैया ये 1760 में होगा, एक साल बाद। और इस युद्ध में भी ध्यान रखना अंग्रेज जीतेंगे और फ्रांसीसियों को हमेशा के लिए भारत से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो ये दोनों युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध थे। ये दोनों ही युद्ध जो थे बेटा वो क्या थे बच्चों, बहुत ही निर्णायक युद्ध थे इस समय के, जिन्होंने ये फैसला कर दिया कि भाई अब भारत में जो है कतई भी डच और फ्रांसीसी नहीं बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, यहां पे देखो धीरे धीरे भारत में क्या था, मुगल शासन जो है कमजोर हो रहे थे, क्योंकि दिल्ली पर शासन मुगलों का था। मुगल कमजोर हो रहे थे और मराठा तेजी के साथ मूव कर रहे थे। महाराष्ट्र के मराठा जो है वो तेजी के साथ भारत में आगे की ओर बढ़ रहे थे। और जहां तक कि उन्होंने मुगलों की भी गारंटी ले ली कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। लेकिन इसी बीच यहाँ 1761 में एक और काम होगा कि 1761 में भैया मोहम्मद शाह अब्दाली, अफगानी था ये, मोहम्मद शाह अब्दाली आकर के भारत में कूद पड़ेगा और भैया यहां युद्ध होगा मराठाओं के बीच, पानीपत का तृतीय युद्ध। ध्यान रखना, देखो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध बैरम खां के बीच हुआ था, बैरम खां था। तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ भैया, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ है। इसके बाद क्या होगा 1764 में, देखो यहाँ पे एक और होगा 1757 का प्लासी का युद्ध और होगा। ध्यान रखना 1757 का प्लासी का युद्ध होगा और ये कूटनीति युद्ध था। कैसा था, कूटनीति, रियल में कोई युद्ध नहीं था। ये बंगाल के नवाब से ये युद्ध किया गया था, सिराजुद्दौला से, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने यहाँ पर सिराजुद्दौला को हटा करके मीर कासिम को क्या बना दिया था, मतलब मीर जाफर को क्या बना दिया था, शासक बना दिया था। बाद में मीर कासिम को बनाया। लेकिन होगा क्या, बक्सर में अंग्रेज और भारत की ओर से 3 सेनाएं, अंग्रेज और भारत की ओर से 3 राजाओं की सेनाएं क्या करेंगी, बक्सर स्थान पर युद्ध करेंगी। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ 1764 के बक्सर युद्ध में अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय मुगल भी था। ध्यान रखना अंग्रेज आधे घंटे मुश्किल में इनको हरा देंगे और यही युद्ध से अंग्रेज जो है बंगाल में अपना पैर पसारना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और बंगाल में ध्यान रखना इसी दौरान बंगाल में क्या करेंगे, अंग्रेज जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि करेंगे और इलाहाबाद की संधि करके बंगाल की दीवानी क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। और राजस्व को वसूलने का अधिकार भी अंग्रेज क्या कर लेंगे, ले लेंगे। 1765 में 2 संधियां करेंगे, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि, ध्यान रखना। उसके बाद ही बंगाल में दोहरा शासन क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, क्योंकि दीवानी अधिकार अंग्रेज ले लेंगे टैक्स वसूलने वाले, और प्रशासनिक निजामत अधिकार जो है नवाब को दे देंगे, ठीक है ना। शोषण खुद करेंगे, आरोप नवाब पर लगाएंगे। दोहरा शासन यहाँ पे क्या हो जाता है 1765 से स्टार्ट हो जाता है, बक्सर के युद्ध के बाद ही। कहां पे भाई, बंगाल में, मतलब भारत में। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे भाई, उसके बाद 1769 मतलब अंग्रेज इतना शोषण करेंगे कि भयंकर अकाल पड़ेगा बंगाल में। क्या पड़ेगा, भयंकर अकाल। धीरे धीरे यहाँ अंग्रेज अधिकारी जो कंपनी के थे वो भ्रष्ट होते चले जाएंगे, भारत से ढेर सारा पैसा लूटेंगे, लेकिन ब्रिटेन में कंपनी को घाटे में दिखाएंगे। और उन्होंने 1772 में ब्रिटेन से 1 लाख रुपए, 1 लाख पाउंड उधार मांगने की बात कही थी। तो कंपनी ने इसकी, अंग्रेज सरकार ने इसकी क्या कराई थी, जांच, कि भाई आखिरकार ये पता तो चलना चाहिए कंपनी घाटे में कैसे चल रही है। वहां से जो गवर्नर जनरल आते हैं वो तो ढेर सारा पैसा लेकर के आते हैं, वो अपने यहाँ फार्म वगैरह बनाते हैं, मजबूत स्थिति में आते हैं, तो फिर कंपनी घाटे में कैसी है। तो उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ सबसे पहले अंग्रेज क्या भेजेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट भेजेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ अंग्रेज सबसे पहले भेजेंगे। दिमाग में भर लो भाई, एक एक चीज पूछेगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, सीधा साधा सा आपका जवाब होना चाहिए भैया, कंपनी के शासन को रेगुलेशन करने के लिए।
केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या करने के लिए, लगाम लगाने के लिए, जो पैसा का भ्रष्टाचार कर रहे थे, और कह रहे थे व्यापार शक्ति से राजनीतिक शक्ति को क्या करना चाहते थे, बदलना। जो भारत में अभी तक केवल व्यापार उद्देश्य से अंग्रेज काम कर रहे थे, इसे धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति भी अपने हाथ में क्या करना चाहते थे, अंग्रेज लेना चाहते थे। इस बड़े बदलाव के लिए क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। जब हम संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो भैया भारत के संवैधानिक विकास को दो रूप में देखते हैं हम लोग। एक तो समय देखते हैं कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर के 1858 तक रहा था। 1857 के विद्रोह में इसमें बदलाव आया और यहाँ पर रानी का शासन हो गया, सम्राट का शासन हो गया। एक पढ़ेंगे 1858 से 1947 तक का पृष्ठभूमि इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए भैया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, ध्यान रखना क्या क्या पढ़ेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, 1781 का संशोधन एक्ट पढ़ेंगे, 1784 का भैया पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। मजबूती के साथ पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपने कहीं पैसे देकर के भी नहीं पढ़ा होगा। 1786 का एक्ट पढ़ेंगे, 1793, फिर देखो यहाँ चार चार्टर एक्ट आएंगे 20-20 साल के अंतराल में। एक 93 में आएगा, एक 13 में आएगा, एक 33 में आएगा और एक 53 में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद सम्राट का शासन पढ़ेंगे। जब 1857 का विद्रोह होगा तो अंग्रेजों के हाथ पैर फूल जाएंगे, तो यहाँ कंपनी के शासन को बदलेंगे, तो वो विभिन्न एक्ट बना के भेजेंगे। 1858 का एक्ट बनाएंगे, 1861 का एक्ट बनाएंगे, 1892 का एक्ट बनाएंगे, 1909 का एक्ट बनाएंगे, 1919 का कानून बनाएंगे, 1935 का बनाएंगे और फाइनल में वो जो है 1947 का भारत स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही हमारा संविधान क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पृष्ठभूमि हम भैया आसानी से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में भर दूंगा कहानी की तरह, बशर्ते आप पूरे फोकस के साथ पढ़िए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करके अपने फ्रेंडों के लिए बेटा जरूर शेयर किया करिए। देखो 1771 का रेगुलेटिंग आखिरकार क्यों आया, क्या वजह थी और क्या प्रावधान थे, क्यों आया, ये तो हमने डिस्कशन कर लिया। कंपनी को मजबूत बनाना उद्देश्य था, अधिकारियों पर लगाम लगाना उद्देश्य था, आर्थिक शक्ति को, जो व्यापारिक शक्ति थी उसे राजनीतिक शक्ति में बदलना इस एक्ट का क्या था, उद्देश्य था। तो इसमें क्या प्रावधान किया था, सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था उस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया, बंगाल का सबसे पहले गवर्नर जनरल बनाया गया, उसे क्या बनाया गया भैया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला काम ये किया। दूसरा, ये क्या करेगा, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनकी सहायता करेगा, क्योंकि मद्रास पे भी अधिकार था और बॉम्बे पे भी किसका, अंग्रेजों का अधिकार था। और भैया इस गवर्नर के सहायता के लिए यहाँ 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। और इसमें इसे कौन चुनते थे, 4 कार्यकारी परिषद के 4 सदस्यों को, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी के जो मेंबर थे, सीओडी चुनती थी 4 सदस्यों को जो गवर्नर जनरल की क्या करते थे, हेल्प करते थे, ठीक है ना। एक एक चीज दिमाग में भर दूंगा, ध्यान रख लेना आप लोग। फिर कह रहा है मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। भाई ये इसके अधीन हो जाएंगे दोनों, किसके अधीन, बंगाल के गवर्नर। इसका मतलब सर्वोपरि यहाँ पे अंग्रेजों में भी कौन है, बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कंपनी का हेड होता था। कह रहा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भाई वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखना वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो रेगुलेटिंग एक्ट के साथ ही आया था। कलकत्ता में 1764 में क्या बनाएंगे भाई, एक सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। इसके हेड कौन होंगे, एलिजाबेथ इम्पे होंगे, ध्यान रखना कौन होंगे, एलिजाबेथ इम्पे इसके क्या होंगे भैया, हेड होंगे। एलिजाबेथ इम्पे इसके क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये कलकत्ता में बनाया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। इसमें अन्य न्यायाधीश भी थे, ध्यान रखना। इसमें पूछ लेगा अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो चैम्बर थे, हाइड थे और लेस्मिस्त्रे थे। ये 3 थे अन्य सदस्य के रूप में, ध्यान रखना। तो यहां क्या होगा कि जो कंपनी का शासन था, प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी जाएगी और भारत में केंद्रीय प्रशासन की क्या पड़ जाएगी, यहीं से नींव। मतलब अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन, राजनीतिक और प्रशासनिक चीजें चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। और यही अंग्रेज चाहते थे। इसके बाद क्या होगा, सीओडी के माध्यम से कंपनी पर क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, इसीलिए तो बनाया गया था। अब क्या होगा कि जो भारत का राजस्व था, भारत के राजस्व सैन्य मामलों की जानकारी ये किसको देगी, सीओडी सरकार को देगी, ब्रिटिश सरकार को। सीओडी पूछे क्यों बनाई थी, कि भाई सीओडी बनाई थी जो कंपनी के राजस्व मामले थे,
सैन्य मामले थे, इसकी पूरी जानकारी ब्रिटेन की सरकार को कौन पहुंचाएगा? तो भैया ये पहुंचाएगी सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहुंचा के देगा कि भाई सैन्य मामलों में ये मामला चल रहा है और राजस्व मामलों में भाई ये मामला चल रहा है। ठीक है, पूछ लेगा इस एक्ट में कमियां क्या थी? तो भाई हर चीज में कमियां होती हैं, तो इसमें भी कमियां थी। पहली थी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को इसने स्पष्ट नहीं किया था। ये नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा और कितनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है ना, तो यहां भाई लड़ाई देखने को मिलेगी। कोर्ट ऑफ काउंसिल, कोर्ट ऑफ जो सीओडी बनाई थी, सीओडी में कह सकते हो सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, और भैया जो काउंसिल बनाई थी 4 सदस्य, उनमें क्या होगा? टकराव होगा, क्योंकि उनकी शक्ति को अलग अलग नहीं किया गया। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे? ये कोर्ट जो है हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल लॉ में क्या करना कर देगा? हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देगा और लोगों के अधिकारों को कम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ क्या होगा? अंग्रेजों ने कार्यपालिका की और न्यायपालिका की शक्ति को भी क्या नहीं किया? इस एक्ट में क्लियर नहीं किया। तो ये भी इसकी एक क्या थी? बहुत बड़ी कमी थी। ध्यान रखना आप लोग, ये भी इसकी क्या थी? एक बहुत बड़ी कमी थी। फिर इसके बाद आता है इसकी कमी को दूर करने के लिए 1781 का, इसकी कमी को दूर करने के लिए आएगा भैया 1781 का एक्ट ऑफ संशोधन एक्ट आएगा। ध्यान रखना, तो पूछ लेगा ये 1781 का एक्ट क्यों आया? तो आप सीधा जवाब दोगे भैया ये इसीलिए आया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनकी कमियों में संशोधन किया जाए। तो बोल भी रहा है कमियों को दूर करने के लिए, इसीलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया। इसमें क्या किया? जो सुप्रीम कोर्ट था उसका हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट को केवल कहां तक सीमित कर दिया? कलकत्ता तक सीमित कर दिया। भाई कहां तक सीमित कर दिया? तो भाई सुप्रीम कोर्ट केवल कलकत्ता तक रहेगा। राजस्व मामले सुप्रीम कोर्ट से हटा दिए। राजस्व मामले कौन करेगा? भाई राजस्व मामले जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो देखेगी। कंपनी के सर्वेंट को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से क्या कर दिया? अलग कर दिया कि भाई कंपनी का जो सर्वेंट था अब वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में क्या नहीं करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से चलेगा। ठीक है ना, ये कर दिया गया। पहली बार यहां कार्यपालिका और न्यायपालिका की अधिकारिता को क्या कर दिया? अलग कर दिया, मतलब सेपरेशन कर दिया। कार्यपालिका की शक्ति अलग कर दी और भाई 1781 में कोर्ट की शक्ति क्या कर दी? बिल्कुल अलग कर दी। ठीक है, कह रहा राजस्व संबंधी मामले की सुनवाई गवर्नर जनरल की परिषद करेगी। जो भी राजस्व होगा उसमें कोई विवाद होता है टैक्स वैक्स के मामले में, तो भैया उसे कौन देखेगी? गवर्नर जनरल की जो 4% क्या थी? परिषद थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के निजी कानून के हिसाब से मुद्दे के मामलों को ये क्या करेगा? गवर्नर जनरल तय करेगा। कह रहा कि इनके निजी कानून के हिसाब से क्या करे जाएंगे? मुद्दे तय किए जाएंगे। हिंदू का अपना निजी कानून था, मुस्लिम का अलग, उसी हिसाब से इनके क्या किए जाएंगे? भाई मामले तय किए जाएंगे। ये किया गया। अब पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया 1784 का? आ जाओ भैया, पूछ लेगा। इंग्लैंड में यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, प्रधानमंत्री का इलेक्शन था। थंगर पिट्स यहाँ क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे, इसीलिए उन्होंने ये एक्ट भेजा था, इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इसमें क्या हुआ कि सीओडी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सीओडी ने भी हरकतें करना स्टार्ट कर दी, तो इस सीओडी को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया बेटा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ध्यान रखना आप लोग, 6 लोग होते थे इसमें। वित्त मंत्री होता था जो इंग्लैंड से ही था, राज्य सचिव होता था और प्रीवी काउंसिल के 4 मेंबर होते। तो ये कुल मिला के कितने हो गए भाई? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया भाई, 4 ये हो गए, 6 मेंबर थे इसमें। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेगा। ठीक है, बीओसी में कितने मेंबर थे? तो भाई ये यहां शक्ति सीओडी की कम कर दी। सीओडी को केवल क्या दे दिया? व्यापारिक मामले दे दिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक और प्रशासनिक मामले दे दिए। ठीक है ना, और शक्ति जो है बीओसी की शक्ति पूछे किसके पास थी? तो याद रखना बीओसी की शक्ति जो थी वो गवर्नर जनरल को, बीओसी जो है वो गवर्नर जनरल को चुन सकता था। ठीक है ना, कह रहा सेना और राजस्व से जुड़े मामलों का भी अधिकार किसके पास था? बीओसी के पास था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति थोड़ा सा बढ़ा दी और सीओडी की शक्ति को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो सीओडी से ये मामले हटा दिए गए, राजनीतिक और प्रशासन मामले जो है सीओडी से हटा दिए, जो पहले सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल कौन से मामले को देखेगा? कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो केवल व्यापारिक मामले को देखेगा। इसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहां एक नया बदलाव क्या आएगा कि जो कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश के आदत्त क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है ना, गवर्नर जनरल की परिषद के 3 सदस्य, इनमें से एक कमांडर था, कमांडर इन चीफ। ठीक है ना, और यहां क्या था
कि जो कोष्टिक था, मतलब निर्णायक जो मत था, वो निर्णायक मत का देखो, जो भी काउंसिल होती थी उस काउंसिल में किसी मुद्दे पर वोट पड़ते थे, तो निर्णायक वोट किसके पास, कास्टिंग वोट किसके पास होता था, गवर्नर जनरल के पास। जो निर्णायक वोट होता था वो निर्णायक वोट गवर्नर जनरल के पास होता था। गवर्नर जनरल जो फिर फैसला लेता था वही माना जाता था उस समय, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे बात करेंगे 1786 का अधिनियम, कि भाई 1786 के अधिनियम में क्या था। तो धीरे धीरे चीजें क्या हो रही हैं भैया, बदल रही हैं कंपनी की, और आगे की ओर हम क्या हो रहे हैं, बढ़ते चाहिए। एम लक्ष्मीकांत वगैरह में भाई यूपीएससी पीसीएस वगैरह एमपीपी से मैक्सिमम एग्जाम यहां से कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। मन लगा के अगर आपने पढ़ लिया, बैक ईयर पेपर लगा लेना, सबको यहाँ पे शामिल करके आपके लिए तैयार किया गया क्लास को, ठीक है ना। तो बेटा यह सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आया था, या किसके लिए आया था, कानून पूछ लेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। यहाँ दो मांगे थी, ध्यान रखना। एक तो विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय के खिलाफ फैसला लेना, गवर्नर जनरल ने काउंसिल के निर्णय के खिलाफ क्या लिया था, फैसला लिया था, इसीलिए यह कानून आया था। दूसरा, सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद दिया गया, खुद गवर्नर जनरल को सेनापति का कमान दी गई, सेना की कमान, और कमांडर इन चीफ का भी पद मिला। ये किसके तहत, 1786 के तहत हुआ। तो ध्यान रखना है, यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस की शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो स्थायी बंदोबस्त लाया था। क्या लाया था, स्थायी बंदोबस्त। भारत में स्थायी बंदोबस्त भैया यही लाया था, ठीक है ना, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। लगान वसूलने की एक प्रक्रिया है ये। अब भैया इसके बाद आएंगे चार्टर एक्ट। क्या आएंगे, चार्ट पर लिख करके एक्ट आएंगे, जिन्हें हम कहेंगे चार्टर एक्ट या कानून। ध्यान रखना, प्रत्येक चार्टर एक्ट 20-20 वर्ष के अंतराल पर आया था, ठीक है ना, अंतराल पर आया था। पूछेगा कितने चार्टर एक्ट थे, तो भैया कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे, 4 एक्ट आए थे। एक तो आया था 1793 का, 1793 का एक्ट। एक आया था भैया 1813 का एक्ट। एक आया था भैया 1833 का एक्ट, और एक आया था बच्चों 1853 का एक्ट। ये सबको बारीकी से अभी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सब लोग हो जाओ तैयार, ठीक है। तो कुल कितने चार्टर एक्ट आए थे, तो भैया आपका जवाब होना चाहिए 4 चार्टर एक्ट आए थे। आ जाओ, अब बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। किसकी बात करते हैं भाई, 1793 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। इसमें क्या किया गया, कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। पहला काम यह किया गया कि कंपनी का जो व्यापार था, जो धीरे धीरे करके कंपनी 15 वर्षों से 20 वर्ष हो गया, 20-20 वर्ष करके आगे करके व्यापार को, कंपनी को क्या किया गया, रिन्यू किया गया, बढ़ाया गया, ठीक है। कह रहा बीओडी के कर्मचारियों और सदस्यों के खर्चे भारतीय राजस्व से दिए गए। ये बहुत गलत काम किया गया था यहाँ पे। पहली बार पहले ही चार्टर एक्ट में जो बीओसी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थी, उसके कर्मचारी जो थे, उसके मेंबर जो थे, उनको भारतीय राजस्व से जो अंग्रेज टैक्स वसूलते थे उससे क्या दिया गया भाई, ये काम कर दी थी इंग्लैंड सरकार के लिए, लेकिन भैया टैक्स पैसे दिया जा रहा है भाई भारत से। और कह रहा है कि भाई गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के पद को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि गवर्नर जनरल तानाशाह होता चला जा रहा था। तो यहां कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल और गवर्नर को नियुक्त कौन करेगा, क्राउन करेगा। अगर कमांडर इन चीफ बनाना है तो भी रानी देखेगी, महारानी, उसकी सहमति होगी। गवर्नर जनरल बनाना है भाई तो भी महारानी देखी, और जो छोटी छोटी अन्य जगह जो गवर्नर थे उनको भी भाई महारानी की सहमति पर ही क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। 1793 में था। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट एक्ट जो जिससे क्वेश्चन भैया कई बार पूछे गए हैं, वो था 1813 का चार्टर एक्ट। क्यों है ये इंपोर्टेंट, यहाँ पहली बार अंग्रेज क्या करेंगे, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए मंजूर करेंगे। देखो ये रहा, पहली बार अंग्रेज यहाँ 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, मंजूर करेंगे। अब से पहले शिक्षा पर खर्च ही नहीं करते थे। और यहां भी कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और कंपनी का जो अधिकार था उसे सीमित कर दिया गया। और चाय और चीनी के व्यापार को केवल कौन करेगी, कंपनी करेगी। क्योंकि पश्चिमी देशों में जो पूंजीपति थे उनने, यहाँ पे औद्योगिकरण हो गया था, तो मशीन से बहुत सारा सामान बन गया था, वो सामान बाजारों में बेचना भी था, लेकिन व्यापार केवल कंपनी ही करती थी। तो वहां अंग्रेज सरकार को दबाव डालते थे, तो अंग्रेज सरकार ने कंपनी के अधिकार को कम कर दिया, कह दिया चाय का व्यापार पूर्वी देशों में, और चीन के साथ व्यापार केवल क्या करेगी, कंपनी करेगी। अन्य जगह व्यापार पूंजीपति पूर्वी देशों में कर सकते हैं। ऐसा पहली बार कहां किया गया, कंपनी के अधिकार को कम किया गया 1813 में। कह रहा है ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की क्या दी गई, अनुमति दी गई।
ईसाई मिशनरी आकर के धर्म परिवर्तन करवा सकती हैं, और करवाती थी बड़े पैमाने पर। इतना किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए गए, याद रखना। और ब्रिटिश नागरिकों को भारतीय अदालतों में के क्षेत्राधिकार में क्या कर लिया गया, एंट्री करवा दिया गया। तो ये नालायक जो है अंग्रेजों के पक्ष में क्या करते थे, फैसला देते थे। आ जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट 1833 का चार्टर एक्ट है, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसीलिए इंपोर्टेंट है कि इस एक्ट से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भैया। अब क्या होगा 33 के एक्ट में भैया, कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये 1833 का जो चार्टर एक्ट है आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे कौन बनाया गया, तो भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनाया गया। याद रखना कौन बनाया गया, भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनाया गया। सैन्य शक्ति भी इसी में थी, ध्यान रखना, नेत थी गवर्नर जनरल में। और यहाँ एक काम और होगा भैया, यहाँ एक काम क्या होगा, यहाँ एक काम होगा कि जो गवर्नर जनरल था उसे भारतीय विधि आयोग की स्थापना करने की क्या दी गई, शक्ति दी गई। भारतीय विधि आयोग की क्या कर सकता है गवर्नर जनरल, स्थापना कर सकता है। कानूनी आयोग को, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। एक विधि सदस्य भी नियुक्त किया गया, भाई जो किसी सहायता करेगा गवर्नर जनरल को करेगा। विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो लॉर्ड मैकाले। मैकाले आयोग शिक्षा से संबंधित है और विधि आयोग से भी संबंधित है, तो यहाँ लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में 1935 में क्या कर दिया गया, इस आयोग ने मान्यता दे दी। दास्ता को खत्म किया गया, खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया। और यहाँ बीओडी ने इसका क्या किया, विरोध किया। मतलब जो सिविल सेवकों की परीक्षा होती थी इंग्लैंड में, अब इसे ओपन, मतलब भाई इसका एग्जाम कराइए, पेपर देने दो, तो अंग्रेज अपनी मनमर्जी से ही आईसीएस अधिकारी बना देते थे, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिस में उन्हें नियुक्त कर देते थे। तो यहाँ पहली बार ये काम किया गया 1833 के एक्ट, भाई विलियम बेंटिंक की सहायता से। ये वही विलियम बेंटिंक है जिसने सती प्रथा का क्या किया था, कानून बनाकर अंत किया था, सती सिस्टम का अंत किया था, सती प्रथा का जिसने क्या किया था, अंत किया था। ये वही क्या है भाई, विलियम बेंटिंक है, ध्यान रखना, ये वही विलियम बेंटिंक है। इसके साथ ही आगे मैं बात करूं 1853 का चार्टर एक्ट, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। फाइनली इस चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता की क्या की जाएगी, शुरुआत की जाएगी। सिविल सर्विस की अब क्या होगी भैया, भले इंग्लैंड में परीक्षा होगी लेकिन परीक्षा होगी अब, ये सबसे बढ़िया काम। और यहाँ पहले आईसीएस पूछ लेगा, कौन पहले आईसीएस अधिकारी बने, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। ध्यान रखना, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस खुली प्रतियोगिता के माध्यम से बने थे। लेकिन ये 1853 से 1922 तक ये प्रतियोगिता कहां पे होती थी, लंदन, इंग्लैंड में ही होती थी। लेकिन कोई बात नहीं, वहां भी भारतीय जो है अपने झंडे गाड़ के आते थे, ये ध्यान रख लेना। इस एक्ट में खुली प्रतियोगिता का काम किया गया। और दूसरा काम ये किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी शक्ति को अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यहां अन्य 6 सदस्यों को और क्या कर दिया गया भाई, परिषद में जोड़ दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद कहा गया जब इसे जोड़ा गया, गवर्नर जनरल की परिषद में जब 6 सदस्य और जोड़े तो उसे क्या नाम दिया गया, केंद्रीय विधान परिषद। और भाई इसने एक छोटी सी शाखा के रूप में काम करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो आज बेसिक सी क्लास मैंने आपको पढ़ाई है। इसके साथ आगे अगली क्लास में 1947 तक हम पहुंच जाएंगे। वहां हम आपको 1858, 1861, 1892 समझ में आ रही नहीं आ रही, उसके साथ साथ 1909, 1919, 1935, 1947 ये सब एक्ट को क्या कर देंगे, खत्म करके सीधे पॉलिटी में संविधान पर आ जाएंगे और धुआं धुआं निकाल देंगे। चुटकियों में आपको पॉलिटी तैयार करा देंगे। एक क्वेश्चन आपका नहीं